जिन्होंने आयुर्वेद को समझा है, आयुर्वेद को दिल से पढ़ा है, वो आयुर्वेद को तो जानने वाला है ही। हमारे यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी ज्ञान साइड बाय साइड दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में आज एक नए विषय के साथ और साथ में मैं अपने बारे में थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कई बार लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेदाचार्य एलोपैथी या होम्योपैथी के बारे में कैसे बता सकते हैं, और आयुर्वेदाचार्य को इतनी जानकारी होती भी है कि नहीं होती है कि वो हर चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियरली बता सके। तो मैं थोड़ा सा अपना एक परिचय आपके लोगों के सामने देना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आयुर्वेद को जानने वाला वो चिकित्सा के बारे में लगभग पूर्ण रूप से जानता है। एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, ये सब आयुर्वेद का अंग हैं, आयुर्वेद का हिस्सा हैं। मैंने 1985 में PMT दिया था रोहतक में। तो वहाँ उस टाइम पे डोनेशन चलती थी, तो मैं जिसके घर ठहरा हुआ था उन्होंने मुझे 80,000 रुपये देने के लिए बोला था वहाँ एडमिशन के लिए। मुझे BMS के बारे में जानकारी नहीं थी। बाई चांस यूनिवर्सिटी से जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ एक फार्म बट रहे थे, मुझे वहाँ से जानकारी मिली कि डॉक्टरी के फार्म है, और अगले दिन बाई हैंड मैंने वो फार्म जमा कराया और बाई लक मेरा एडमिशन BMS में हुआ, आयुर्वेदाचार्य के लिए हुआ। अगले साल हमें कोई मिला, उसने मुझे कहा कि 25,000 रुपये दे देना, आपका एडमिशन MBBS में हो जाएगा रोहतक में। लेकिन मैंने उसको एक जवाब दिया, और आपको सोच के हैरानी होगी कि MBBS के लिए जहाँ लोग लाखों रुपए लेके बैग में घूमते थे और एडमिशन के लिए तरसते थे, मेरा जवाब क्या था कि अगर कोई मुझे 50,000 रुपये मुझे वापस दे तो मैं इसमें फार्म भी अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने आयुर्वेद को, जो प्री आयुर्वेद हमारे यहाँ उस टाइम होता था, उसमें आयुर्वेद की एक इंट्रोडक्शन हमें मिलती थी। उसमें 2 ग्रंथ मैंने पढ़े, रघुवंशम और सुभाषितम। जो रघुवंशम, वो रघुवंश जो राम राज्य हमारे यहाँ राम का जो वंशज रहे हैं, उनके पूर्वज बड़े थे रघु, उनके बारे में था रघुवंशम कि उनका चरित्र कैसा था, उनका जीवन कैसा था, वो कैसा सोचते थे, वो कैसा अपनी पब्लिक के लिए अपना डिवोशन देते थे। ये सब मैंने रघुवंशम में सीखा। और सुभाषितम होता है कि आप सुभाषितम, आप अच्छा बोलने वाले, अच्छा विचारने वाले, अच्छा जीवन जीने वाले कैसे बन सकते हो, उसके लिए क्या क्या आपको करना है, ये सुभाषितम में आता है। तीसरा हमारा प्री आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट आया था पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान क्या है कि जिन तत्वों से, जिस विधि से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इस सृष्टि का संचालन होता है, उसके फंडामेंटल जो बेसिक जो उसके सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में जिस विषय में जानकारी हमें मिलती है, उसको हमें पदार्थ विज्ञान कहते हैं। मैंने 3 सब्जेक्ट वहाँ पे प्री आयुर्वेद में पढ़े थे, जिससे मुझे आयुर्वेद में इतना इंटरेस्ट और इतना लगाव मुझे हुआ कि वास्तव में शिक्षा है, चिकित्सा की शिक्षा अगर है तो वो सिर्फ आयुर्वेद से है। मैंने उस अपने रिश्तेदार को बोला कि मुझे कोई अगर 50,000 रुपये भी अगर दे तो मैं फार्म भी अप्लाई नहीं करूँगा। तो ये मेरा बेसिक था कि वहाँ से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे मेरी क्लासेस बढ़ी तो मैंने एलोपैथी मीन्स रोग विरुद्ध चिकित्सा, जिसको लोग आजकल अंग्रेजी माध्यम की जो चिकित्सा है, MBBS जिसको बोलते हैं, या मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन भी मैंने बहुत ही इंटरेस्ट से किया और बहुत गहराई से अध्ययन किया, जिसमें मुझे पाया कि इसमें किसी भी चीज़ का सटीक विवरण है ही नहीं। उसकी फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो क्लिनिकल जो सर्जरी है, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। मैंने फार्माकोलॉजी को सबसे पहले 3rd ईयर में पढ़ा था। एनाटॉमी हमारे यहाँ पहले आ जाता है, वो हमारा एक आधार है। उसमें
कोई वो एक ज्ञान की वस्तु है, उसका अंग्रेजी माध्यम से या मॉडर्न साइंस से कोई संबंध नहीं है उसमें। लेकिन जो मैंने पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी जब पढ़ी तो उसमें लगा कि इसमें बहुत बहुत कम ज्ञान है, उसमें उतना विस्तृत जानकारी है ही नहीं चिकित्सा के बारे में जितना आयुर्वेद में है। वहाँ से मेरा मन जो है वो 100% चेंज हो गया कि मैं आयुर्वेद से ही प्रैक्टिस करूँगा, एलोपैथी से प्रैक्टिस नहीं करूँगा। बहुत मजबूरी को छोड़ के, चाहे मुझे भूखा भी मरना पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी दूसरा काम करना पड़े, लेकिन एलोपैथी माध्यम से चिकित्सा नहीं करूँगा। ये डेड डिसीजन मैंने 3rd ईयर में ले लिया था जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ चुका था। तो इसलिए मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि BMS जो है ना वो 2nd दर्जे के डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदाचार्य जो है ना वो तो जानते ही कुछ खास नहीं है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट होती है। BMS आयुर्वेद को तो जानता ही है जो आयुर्वेद को पढ़ने वाला है, सभी के लिए नहीं मैं बोल रहा। जिन्होंने आयुर्वेद को समझा है, आयुर्वेद को दिल से पढ़ा है, वो आयुर्वेद को तो जानने वाला है ही। हमारे यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी ज्ञान साइड बाय साइड दिया जाता है, और जो सही स्टूडेंट्स हैं वो दोनों साइंसेस का साइड बाय साइड ज्ञान लेके, जानकारी लेके, उसमें से जो अच्छा है वो आपके लिए उपयोग में लाते हैं। यही उनकी बड़ी विशेषता है कि वो पैसे के लिए नहीं तड़पते। उनको जब वो कंपेयर करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि वास्तविक चिकित्सा क्या है। तो तभी पता लगता है जब वो दोनों पद्धतियों को पढ़ लेते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम कहीं हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों के पास गए, बड़े डॉक्टर बोलते हैं, अस्पताल का मतलब बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े डॉक्टरों के पास वो जाते हैं, वहाँ पे अगर गलती से आयुर्वेद का नाम निकल जाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर का नाम निकल जाए, तो वो लोग इस दृष्टि से उनके साथ बर्ताव करते हैं जैसे वो बहुत खराब जगह पे चले गए। आयुर्वेद वर्ड के लिए वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंग्यात्मक उच्चारणों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि समाज का जो आधार है उस आधार को ही लोगों ने डिमोलिश करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो लोग बेसिक नहीं जानते कि एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, जितनी भी पैथी हैं वो सब आयुर्वेद से निकली हुई हैं। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एक शाखा को चुन लिया, उन्होंने संपूर्ण चिकित्सा को नहीं जाना, उन्होंने एक एक शाखा को चुन के उसी आधार पर चलने लगे। तो वहाँ पे जो परमात्मा की बनाई हुई जो चीज़ें थी उनको संपूर्ण रूप से स्वीकार ना करके उन्होंने उसके एक एक अंग को स्वीकार किया। इसीलिए एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए एलोपैथी कोई भी मेडिसिन जो है ना लंबे टाइम तक वो कारगर नहीं रहती है। 2 साल 4 साल वो कारगर रहती है, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है, उसका अल्टरनेट आ जाता है और फिर कहा जाता है ये तो दवाई बहुत हानिकारक है और इस पर बैन लग जाता है फॉरेन में जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को तो वास्तव में एलोपैथिक दवाइयों का ये भी पता नहीं होता कि ये कहाँ बनी और किस वातावरण में बनी और वास्तव में ये किसके शरीर के लिए फिट होंगी। जो वहाँ पे लिखा आ जाता दवाई के बारे में वही हमारे डॉक्टर्स आगे बता देते हैं। शुरू में कोई भी दवाई आप ले लो एलोपैथी की, उसमें आएगा कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नई दवाई आई है, ये बहुत काम करती है। लेकिन 2 साल 4 साल बाद आप देखेंगे कि दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स लोगों को आने लग जाते हैं और 10-15 साल बाद उस दवाई पे बैन हो जाता है। फिर उसकी जगह नई दवाई आ जाती है, फिर उस पर वो 5-4 साल ऐसे ही चलती है, फिर उस पर बैन हो जाता है। और इस तरीके से कर करके एलोपैथिक विधि जो चिकित्सा की है, इससे हमारे जीवन के साथ ऐसा विश्वासघात होता है कि वो हम कभी भी महसूस भी नहीं कर पाते और हमारा जीवन जो इतना कीमती जीवन है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी भगवान ने मनुष्य को बनाया है और उस मनुष्य के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाता है कि वो इस जीवन में कुछ भी तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो यहीं से पैदा हुआ और यहीं पे बस पशु से भी बदतर जीवन जी के और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अपना जितना कमाता है उसका ना एंजॉय ले पाता है, बीमारियों की वजह से ना उसका कोई वो भोग पाता है और ना वो योग में जा पाता है। इसलिए आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों दृष्टियों से वो आदमी बिल्कुल वंचित रह जाता है और जीवन से बिना किसी उपलब्धि के वो आगे चला जाता है। आगे उसका क्या होता है वो भगवान जाने। लेकिन
अगर हमें इन रास्तों से बचना है तो आयुर्वेद को आगे लाना होगा, और आयुर्वेदाचार्यों को, जो वास्तव में जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको समझना होगा कि आयुर्वेद उपहास की वस्तु नहीं है। आयुर्वेद खाली वात पित्त कफ तक नहीं है, आयुर्वेद बहुत डीप साइंस है, आयुर्वेद संपूर्ण साइंस है। आप दोनों को कभी कंपेयर करके देखें, आप आयुर्वेद को भी पढ़ें, आप एलोपैथी को भी पढ़ें, आप आयुर्वेद को बेसिक्स जाने आयुर्वेद के और एलोपैथी के जाने या मॉडर्न मेडिकल साइंस के जाने, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की आज तक जितनी टेस्टिंग मशीन आई है वो सिर्फ 5 से 10% टेस्टिंग कर सकती हैं। 90% टेस्टिंग वो कर ही नहीं सकती, लास्ट तक वो कभी बता ही नहीं सकती। वायु के जितने रोग हैं किसी मेडिकल साइंस की किताब में कोई रोग नहीं आता है। आजकल कोरोना उसका एग्जाम्पल है कि इतने देश, इतनी बड़ी मॉडर्न साइंस, इतना बड़ा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, WHO, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रही हैं दिन रात, लेकिन आज तक ना उसका कारण पता लगा ठीक से, ना उसके लक्षण पता लगे ठीक से, और ना उसकी चिकित्सा और मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी मिली है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ टाइम से पीछे इन्वेडर्स जो हमारे यहाँ लोगों ने आक्रमण हमलाकारी जो आए थे, उन्होंने हमारे बेसिक कल्चर को ख़त्म करने का एक अभियान चलाया, और जिसमें आयुर्वेद भी उनकी उसमें आ गया और उनके बीच में आ गया, और आयुर्वेद को भी उन्होंने इसी तरीके से ख़त्म किया। इसलिए हमारी विद्या बहुत ऊंची विद्या है। अपनी विद्या को अपनाइए। अपने यहाँ जो चीज़ पैदा होती है वो हमारे शरीर के ज़्यादा अनुकूल होती है। जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में जो चीज़ें भी पैदा होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा आत्मसात होती हैं, ज़्यादा हमारा शरीर उनके लिए एक्सेप्टेंस रखता है। इसलिए फॉरेन चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को या वाहियात की बातों को, इनको दिमाग में ना रखें। अपने बेसिक पे आइए, अपने आधारभूत संरचना पे आइए, आपका जीवन सुखकारी होगा और आप दूसरों को भी इस चीज़ की जानकारी दे के दूसरों का जीवन सुखकारी कर पाएंगे। यही मेरा निवेदन आप लोगों से है कि इस अभियान को, जो हमने ये अभियान चलाया है, इसको आगे बढ़ाएं। इन चीज़ों को शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।